दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स अगेन। आप सबको फिर से नमस्कार। चलिए, अब जैसे कि केवीएस के एग्ज़ाम के संबंध में ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो है, सारी डिटेल्स आपको पता है। हम सीधे सीधे अब जो सेक्शन ले रहे हैं, देखिए पेडागोजी का ले रहे हैं। पेडागोजी में टोटल आपके पीआरटी में 20 क्वेश्चंस आपको पता है कि आते हैं, और ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हमने क्लासेस में डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि भाई कंसेप्चुअल आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। आप सब परेशान हो रहे थे सर कितना याद करें, क्या करें। मैंने बोला था कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, आपके आंसर सही होंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ इसमें अराउंड सारे लगभग ऐसे हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको दिमाग में चीज़ें रखी होंगी आपने, तो निश्चित रूप से आपके अच्छे हुए होंगे पेपर। चलिए बात करते हैं सीधे सीधे 51 नंबर क्वेश्चन की, और आपके सामने क्वेश्चन भी है, आंसर्स भी आता जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप पेपर पूरा डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके हिसाब से आप आगे काम कर सकते हो। अगर आपका कल पेपर है टीजीटी या पीजीटी का या दोनों का, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ना देखें, यहीं पे इसको बंद कर दें और चुपचाप जाके कुछ गाने सुनिए और मनोरंजन करिए अपना। कल आप जाके अपना अच्छे से पेपर दीजिए। पहले आने के बाद आप जो भी करना है, आंसर की मिलाना है, जो भी करना है करिए। जिन बच्चों का कल पेपर नहीं है वो बिल्कुल इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि 24 तारीख को सुबह 10 बजे से हम वापस टीचर्स आएंगे आपके सारे सब्जेक्ट वाइज, और वो एक एक क्वेश्चन को न सिर्फ आंसर की बताएंगे जो कि हम अभी बता रहे हैं आपको, बल्कि एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके सोल्यूशंस भी करेंगे। और प्रॉपर लाइव क्लास वो रहेगी यूट्यूब पे सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको जरूर आप देख सकें, इसलिए आप लाइव इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस हैं इंटरव्यू रिलेटेड और तमाम सारी वो भी आपको मिलती रहेंगी। और इंटरव्यू की वीडियोस भी हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे, शायद एक हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट कर देंगे आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है पेडागोजी के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईईपी दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। बहुत लास्ट में मैंने आपको जब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ाया था, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो आईईपी यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, किस आइडिया पे ये बेस्ड नहीं है पूछ रहा है, नहीं बताना है। जो 3 स्टेटमेंट होंगे इसके फेवर में होंगे, एक होगा जो इसके फेवर में नहीं होगा। देखते हैं। पहला ऑप्शन है करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर, यानी कि विद्यार्थी की जो वर्तमान विशेषताएं हैं, क्षमताएं हैं, जो उसकी ताकत है अभी। इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव्ड, वो व्यक्तिगत लक्ष्य जो कि बच्चे के द्वारा प्राप्त किए जाने हैं। तीसरा विकल्प है यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, यानी कि सहकारी जो अधिगम नीतियां हैं, कार्य नीतियां हैं, उनका उपयोग किया जाना। और चौथा देता है देखिए सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी बच्चों को उनकी योग्यताओं के आधार पर जो समूहीकरण किया गया है उसके आधार पर उनका श्रेणीकरण करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको रैंक करना या उनको विभाजित करना अलग अलग हिस्सों में। ये देखिए किसी भी तरह के शिक्षण में वर्तमान जो प्रक्रियाएं चल रही हैं शिक्षण की, उसमें अलाउड नहीं है। हमने बात की है कि समेटिव असेसमेंट में ये होता है इसीलिए उसको हम ठीक नहीं मानते हैं, फॉर्मेटिव में ये नहीं होता है इसलिए उसको हम ठीक मानते हैं। सीसीई के अंदर हमने बात की है कि उसमें ग्रेडिंग को महत्व दिया जाता है, ना कि रैंकिंग को या कंपैरिजन को, या बच्चों को एक दूसरे से अच्छा या बुरा बताने को, इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी को प्रेफर करने को प्रेफर किया जाता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, जो इसके फेवर में नहीं है, किसके, आईईपी के। और आईईपी आपको मैंने बताया था कि ये रेमेडियल टीचिंग का पार्ट होता है, तो रेमेडियल टीचिंग के लिए ही ये कहीं ना कहीं एक योजना बनाई जाती है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, जो कि बच्चों की जो लर्निंग डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए बनाई जाती है। और ये इंडिविजुअल लर्नर्स की नीड पे डिपेंड करती है कि क्या योजना बनाई जाएगी, किस तरह की उनको समस्या है, क्यों वो लर्न नहीं कर पा रहे, उसके हिसाब से उनके लिए योजना बनाई जाती है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ज़्यादा डिटेल में मैं इस क्वेश्चन में बात कर गया, आगे से मैं नहीं करूँगा, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। हम 24 तारीख को डिटेल में बात करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट में आपको डिस्कस करूँगा। 52 क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, आप सबको पता है माइक्रो टीचिंग हमने डिस्कस भी किया था, ड्वाइट एलन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है ये, और इसको यूज़ किया जाता है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जो भी बीएड डीएलएड डाइट वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं, डीएड वगैरह के, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा विकल्प, प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, यानी कि विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी कराने के लिए हम सूक्ष्म अध्यापन यानी कि माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करते हैं। और इसी का देखिए अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग क्या होता है, जब टीचर सीधे सीधे कक्षा में जाके ज़्यादा बच्चों को एक साथ, अधिक संख्या के बच्चों को, 30-40 बच्चों को जब पढ़ाता है, तो उसको विद्यालय में जब वो एक्चुअल क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। यानी कि उसको हम बोल सकते हैं समष्टि शिक्षण, और इसको क्या बोलेंगे, व्यष्टि शिक्षण या सूक्ष्म अध्यापन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होता है, जिसमें कि 10-10 की संख्या में बच्चों को, जो पोटेंशियल टीचर्स हैं, जो कल को टीचर बनने वाले बच्चे हैं,
उनको बांटा जाता है और वो पीयर लर्निंग करते हैं अपने सहपाठियों के साथ बैठकर, एक व्यक्ति शिक्षक की भूमिका में, बाकी विद्यार्थी की भूमिका में एक साथ पढ़ते हैं और उनको जो है फीडबैक दी जाती है और उसके हिसाब से वो सुधार करते हैं। चलिए 53 क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ अ मल्टी लेवल सिचुएशन। मल्टी लेवल सिचुएशन देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका NIOS के मटेरियल से है, यूनिट 7 से। अगर आप उठाएंगे यूनिट 7 तो आपको मिल जाएगा सीधा सीधा मल्टी ग्रेड टीचिंग, या फिर कहते हैं उसको एक उसमें कॉन्सेप्ट और क्या आता है, मल्टी लेवल सिचुएशन। ठीक है, तो मल्टी लेवल सिचुएशन या फिर क्या कहते हैं इसको, मल्टी ग्रेड टीचिंग, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, और यूनिट 7 सीधे सीधे NIOS के DLED के मटेरियल से उठाया हुआ है इन्होंने। अब इसमें पूछता है कि भाई क्या है मल्टी लेवल सिचुएशन। देखो तो ये क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ सीकिंग कोऑपरेशन अमंग्स स्टूडेंट्स, दूसरा दिया हुआ क्लास साइज एक्सीडिंग 30, तीसरा दिया हुआ है एड्रेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स साइमल्टेनियसली, चौथा दिया हुआ है अरेंजिंग एप्रोप्रिएट TLMNE टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो सही आंसर बच्चों इसका क्या होगा, तीसरा विकल्प सही होगा, यानी कि विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। जैसा आप सब लोग जानते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है सबने, कि जितने भी कक्षा में बच्चे बैठते हैं, चाहे वो एक कक्षा में बैठ रहे हो, चाहे वो अलग अलग कक्षाओं में बैठ रहे हो, उनके अंदर व्यक्तिगत स्तर पे तमाम सारे कारकों की वजह से अंतर होते हैं और इन्हीं अंतरों की वजह से उन सभी बच्चों की लर्निंग नीड्स, उनकी लर्निंग की जो एबिलिटी है, उनकी लर्निंग की जो पेस है यानी कि सीखने की जो गति है, वो सब अलग अलग होती है, उनकी आवश्यकताएं अलग होती है, उनको अलग तरीके से सिखाने की जरूरत होती है। उन सबको जब एक साथ हम पढ़ाते हैं, जैसे कि इंक्लूसिव क्लासेस का स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, समावेशी कक्षाओं का, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी लेवल सिचुएशंस कहते हैं। आपको सबको एक साथ लेकर डील करना होता है, समुचित तरीके से पढ़ाना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। 54 अ स्कूल करिकुलम कैन बी बेस्ड डिफाइंड एज। स्कूल करिकुलम पे हमने काफ़ी चर्चा करी थी, 6 वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे भी डाले थे ऑनलाइन क्लासेस वाले, बाकी तो ऑनलाइन क्लासेस में हमने डिटेल में सारे डिस्कशन करा ही हुआ है। तो स्कूल करिकुलम सीधा सीधा पूछ दिया, मतलब ही पूछ दिया उसका, तो सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जितने भी देखिए टीचिंग लर्निंग रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, finalizing the content or you can say syllabus, and then providing that syllabus to the students means all teaching learning experiences. That means it will include teaching methodology, it will include teaching activities, non-teaching activities, curricular activities, co-curricular activities, evaluation system, class activities, everything, every environment, every infrastructure inside the school, outside the school, right? ये सब कहीं ना कहीं करिकुलम का हिस्सा होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंसेस इन द स्कूल। और अगर ऑर्गेनाइज्ड क्यों, क्योंकि भाई करिकुलम क्या है, एक तरीके से कोहेरेंट पार्ट है पूरे के पूरे शिक्षण अधिगम अनुभव का। तो विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट जो है, जिसमें सब शामिल है, उसी को क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या कहते हैं विद्यालय की। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, यू हैव एडमिनिस्टर्ड अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स टू क्लास 5, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इट, you have to construct and administer another test, which test would you prefer? आपने एक बच्चों की परीक्षा ली है, कक्षा 5 के मैथ की परीक्षा लिया आपने, और देख रहे हो आप कि भाई ज्यादातर बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब आप आगे कौन सी परीक्षा लोगे, कौन सी परीक्षा कंडक्ट करोगे जिससे कि आप आगे बढ़ सको, किसको प्रेफर करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने इवेल्युएशन किया, इवेल्युएशन के बाद आपके बच्चे कुछ परफॉर्म नहीं किए, फिर उनके परफॉर्म न करने के पीछे के एक्चुअल रीजंस को आप जानना चाहोगे, कारणों का पता लगाना चाहोगे, और कारणों का पता लगाने के लिए जो आकलन किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक टीचिंग, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके प्रश्न बनते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण भी कह सकते हैं। और इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक प्रशिक्षण, या प्रोग्नोस्टिक टीचिंग भी कहते हैं, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट भी कह सकते हैं। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो है 100 न्यूज वाला मामला चल रहा है, 100 मिनट में 100 समाचार है ना। 57 नंबर देखिए, अ जनरलाइज्ड व्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑट टू बी पॉजेस्ड बाई वुमन एंड मेन कॉन्स्टिट्यूट्स। ये पूछ रहा है, देखिए सीधे सीधे जेंडर रोल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 छूट गया, सॉरी 56 पे आ जाते हैं, उसको मैंने बता दिया था रेमेडियल टीचिंग है। देखिए एकदम लगातार क्वेश्चन पूछ दिया, डायग्नोस्टिक जब भी आप पढ़ते हो तुरंत रेमेडियल पढ़ते हो, दोनों हमने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में डिटेल में पढ़ा हुआ था, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग देम इज डन थ्रू, ठीक है, यानी कि बच्चों की जो अधिगम अंतराल है, बच्चों के लर्निंग में जो गैप है उसको पहचानना तथा उसका निराकरण करना। तो निराकरण किसका पार्ट हो जाता है, देखिए रेमेडियल टीचिंग का, यानी कि उपचारात्मक अध्यापन या उपचारात्मक शिक्षण का, इसमें उपचारी लिखा हुआ है तो ये बात एक ही है, ठीक है, इसका पार्ट हो जाता है। और इसी के लिए हमें जो IEP पहला क्वेश्चन था आपका, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, वो इसी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये उपचारात्मक से जो करिकुलम वाला मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब में, उसमें भी इस पर चर्चा है, बच्चों के क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हो। सीधा क्वेश्चन 57,
क्या है प्रश्न देखो कि भाई सामान्यकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए, मतलब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं समाज के रूप में एक महिला और पुरुष से कि भाई वो कम से कम ये विशेषताएं अपने अंदर रखे, इस तरीके का व्यवहार करे, इस तरीके का विचार रखे, तो उसको क्या कहा जाना चाहिए? तो जेंडर भूमिका कहते हैं, जो एक तरीके से इसको हम जेंडर रोल कहते हैं। ठीक है, इट शुड बी जेंडर रोल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना। इस जेंडर स्टीरियोटाइप में देखो कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो रही थी, वो कह रहे थे सर जेंडर स्टीरियोटाइप होना चाहिए, व्हाट्सएप आए थे बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने उनको बताया देखो जेंडर स्टीरियोटाइप तब होता है जब आप किसी एक जेंडर के प्रति कुछ ट्रेडिशनल जो एक तरीके से रेडिकल व्यू पॉइंट है हमारा, जो हमारी हम कह सकते हैं रूढ़िवादी सोच है, हमने वो बना रखी है भाई सिगरेट सिर्फ पुरुष पियेंगे, महिलाएं नहीं पी सकती, या महिलाएं जो है सिर्फ साड़ी पहनेंगी या सिर्फ सलवार सूट पहनेंगी, जींस पैंट नहीं पहन सकती, ऐसी बातें। या महिलाएं जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव एक्टिविटीज करेंगी, फिजिकल टास्क नहीं कर सकती, है ना, वो पहलवानी नहीं कर सकती, ऐसी अगर सोच है तो उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं कहेंगे, जेंडर रोल कहेंगे। क्लियर है आपका आंसर? नेक्स्ट देखिए 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? पूछ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बैरियर्स इन द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है कि गवर्नमेंट सबको शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। आर्टिकल 21A के अंदर फंडामेंटल राइट के रूप में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को निःशुल्क और जो है कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कहा जा रहा है कि भाई हर किसी को एक बराबर एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, और यही कॉन्सेप्ट किसका है? इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा का भी है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? ये समावेशी शिक्षा से भी करता है, RTE से भी करता है, राइट टू एजुकेशन से भी, और NCF में ये सब सारी बातें तो की ही गई हैं 2005 वाले में। ठीक, तो अब देखिए करते हैं इसमें हम बात। पहला ऑप्शन क्या देता है? डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर। भैया बच्चों की आर्थिक स्थितियां अलग अलग हैं, तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेंगी या नहीं करेंगी? बच्चों को, कुछ बच्चे भाई आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से विद्यालयों में नहीं जा पा रहे, उनको रोजगार करना पड़ रहा है, उनको चाय की दुकान पे कहीं भी काम करना पड़ता है, तो ये बैरियर तो है ही है। हमने डिस्कस किया था बड़े डिटेल में इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर। जेंडर डिस्पैरिटीज, इसको भी मैंने डिस्कस किया था कि महिलाओं और पुरुषों में देखा जाएगा तो भारत जैसे जो समाज है जहाँ पे कि कहीं ना कहीं पैट्रियार्टिकल सोसाइटी रही है, पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं रही हैं, उसमें महिलाओं को यानी कि गर्ल चाइल्ड को, बालिकाओं को दोयम दर्जे का माना गया है। उनके लिए जो है दोहरी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। मुख्य शिक्षा के तहत या हम कहते हैं जिसको कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन, उसमें उनको शामिल ज़्यादातर नहीं किया गया है। अब धीरे धीरे स्थितियाँ जरूर बदल रही हैं, लेकिन हम अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखेंगे तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है, जेंडर जो डिस्पैरिटी है, वो भी एक बड़ी बाधा रही है शिक्षा के सामान्यीकरण में या शिक्षा के असमानता के अवसरों को क्रिएट करने में। ठीक, कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम के भाई सभी बच्चों के लिए एक बराबर स्कूल होने चाहिए। जो सर्वजनीय विद्यालय प्रणाली है, मतलब क्या हुआ कि भाई अलग अलग स्कूल नहीं होने चाहिए। स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कूल बना दो, नॉर्मल नीड के स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल स्कूल बना दो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए? हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो क्या करते हैं? एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में जिस भी तरह का बच्चा होगा, जितनी भी उसकी एबिलिटीज में डिफरेंसेस क्यों ना होंगे, जिस भी समाज से वो आता होगा, चाहे महिला होगा चाहे पुरुष होगा, ठीक है, उसका जेंडर जो भी होगा, चाहे उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, कल्चरल स्टेटस, रिलीजियस स्टेटस, जो मर्जी हो, उन सबको हमें एक ही व्यवस्था के तहत पढ़ाना है, बिना उनकी डेफिशिएंसी को हाईलाइट किए, बिना उनके प्रति सिंपैथेटिक बिहेवियर रखे, एम्पैथी के साथ हमको उनको क्या करना है? पढ़ाना है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम बाधा नहीं है। और यही प्रश्न पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि कौन सा बैरियर है, पूछा हुआ है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन स्कूल सिस्टम यानी सी वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए इसके अंदर, आंसर के अंदर। डी देख लेते हैं, डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। निश्चित रूप से देखो शैक्षिक संस्थानों के मानकों में क्या है? अंतर है। जनरली देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ज़्यादातर जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? बड़े बड़े स्कूलों में, रेयान इंटरनेशनल में, है ना, DPS में। लेकिन प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं सरकारी, उसमें ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वहाँ गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा के स्तर में समानता लाने में बाधा पहुंचाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, डी होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। विकल्प कहाँ है? तीसरे में है। तीसरा आंसर है ए, बी एंड डी, यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है देखिए 59, सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ड कैरेक्टराइज्ड बाय। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, सोशल मैच्योरिटी की बात कर रहा है सोशल लेवल पे, यानी सोशल स्किल्स में अगर आप मैच्योर हो जाते हो तो आप क्या करोगे भाई? अब इसका देखो सीधे सीधे आंसर पे आता हूं मैं। लिखा हुआ अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड एंड पर्पसेस विद दोज ऑफ दी सोशल ऑर्डर। यानी कि भाई हमें अपनी व्यक्तिगत जरूरतें भी पूरी करनी है और साथ ही साथ समाज की जो व्यवस्था है उसको भी बनाकर रखना है। यानी कि हम समाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट करके, कन्फ्रंट करके, कॉन्ट्राडिक्शंस करके क्या अपना एक तरीके से विकास कर सकते हैं क्या सामाजिक रूप से? नहीं। तो सामाजिक परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं या प्रयोजन जो है वो भी पूरे होते रहें, और साथ ही साथ जो समाज के उद्देश्य हैं, समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो एक तरीके से नियम है,
है ना, उसके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन हाई लेवल पे बना रहे, उसके अंदर इंटीग्रेशन होता रहे, एकीकरण उसका होता रहे, तो माना जाएगा कि हम सामाजिक रूप से क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। भारत की यही समस्या है, हम लोग सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं हो रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत हितों को ही खाली ध्यान में रखते हैं, समाज के हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं। एल्बर्ट बंडूरा ने कहा था, क्या कहा था, कि म्यूचुअल डिसाइसिवनेस होना चाहिए, म्यूचुअल डिटर्मिनिज्म होना चाहिए, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होना चाहिए। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, दोनों एक दूसरे का विकास करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन, है ना, कौन सा इसमें से सामाजिक और भावात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। तो भैया ये बात दो, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल रूप से अगर आप मैच्योर हो जाओगे तो हर छोटी छोटी बात पे रो दोगे क्या, नहीं रोगे। और छोटी सी खुशी मिल जाएगी तो उछलने लग जाओगे क्या, नहीं उछलोगे। आप दुख में भी और आप सुख में भी एक समान लगभग व्यवहार करोगे, यानी अपने ऊपर आप क्या करोगे, नियंत्रण रखोगे। और साथ ही साथ क्या पूछ रहा है कि भैया सामाजिक रूप से भी आप परिपक्व हो तो सामाजिक अपेक्षाओं पर भी खरा तो उतरोगे, लेकिन क्या समाज कहेगा कि भाई आप जो है उसके गलत ख्यालों के साथ चलो, तो आप गलत ख्यालों के साथ चलोगे, आप नहीं चलोगे, आप उसको अवॉइड कर दोगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूछ रहे कि नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला ही दिख रहा है मुझे, तो लिख रहा है कि ही मेक्स कंफर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशंस हिज प्राइमरी गोल, यानी कि वो सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने को ही अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ना। आपने देखा होगा जब आप मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ते हो कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग की थ्योरी में जो सेकेंड लेवल पढ़ते हो आप, कौन सा, कन्वेंशनल लेवल, तो कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 3 पढ़ते हो। स्टेज 3 में क्या पढ़ते हो आप, गुड इमेज और गुड बॉय एंड गुड गर्ल इमेज, लेकिन वो तीसरा स्टेज है, उसके आगे भी 3 स्टेज और है। और जब लास्ट स्टेज आप छठा पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। उसके पहले आप पढ़ते हो कौन सा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। उसमें क्या बताया जाता है कि व्यक्ति जो है अगर सामाजिक कोई नियम या रीति रिवाज ऐसे हैं जो कि व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ हैं, उनका आनंद करते हैं, तो व्यक्ति समाज के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। वो कहता है भैया मैं समाज को खुश करने के लिए नहीं आया, मुझे जो सही लगेगा, उचित लगेगा, तार्किक लगेगा, मैं वो काम करूंगा। तो इसीलिए पहला इसका जो है वो गलत है किसी भी सोशली एंड इमोशनली मैच्योर आदमी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे, सीधे सीधे आंसर बताते जा रहे हैं, तो भैया उससे क्या होगा, है ना। अब तो पेपर तो हो गया, कल भी पेपर होना है, अगर देख ही रहो वीडियो तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन का फायदा हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ पेडागोजी के ऊपर। ठीक, 61, व्हाट इज नॉट अ मेजर कंसर्न ऑफ द स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, यानी कि कौन सा है जो कि बच्चे की भाषा समर्थता के विकास में विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। तो सिंपल सी बात है, भाषा पे हमने जितनी बार भी बात की, क्या बात की कि भाषा सिखाने या सीखने का असली मकसद होना चाहिए कि हम व्यवहार में भाषा का प्रयोग बेहतर तरीके से कर सकें, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हिसाब से कर सकें। तो इसमें देखना क्या है, पहला लिखा है इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी, ये तो होगा देखो, क्योंकि उच्चारण और साक्षरता, आपको पता है कि लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ एजुकेशन, बिना भाषा के हम शिक्षा भी अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो वो तो आएगा ही आएगा। दूसरा है इनहांसिंग वोकेबलरी क्वांटम, तीसरा है एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड क्रिएट, यानी कि भाषा का उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, ये तो सबसे उच्च कौशल है, ये तो सबसे ऊपर आएगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और टू थिंक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, ये भी बिल्कुल उपयोग है इसका, व्यवहारिक प्रयोग है इसका, सोचना तथा दूसरों के साथ बातचीत करना, संवाद करना। तो तीसरा चौथे में तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला भी ठीक है, दूसरा जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द भंडार मात्र बढ़ा देना, मात्रा में, क्वांटिटी में, परिमाण में, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भाई परिमाण बहुत बढ़ गया, वो क्या हमें बहुत याद हो गई, लेकिन बोलना आता ही नहीं, बात कर ही नहीं पाते, उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, तो किस काम का रह गया, वो तो बोझ बन गया। और हमको क्या चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल साहब ने कहा था ना, प्रोफेसर यशपाल ने, क्या कि हमें शिक्षा चाहिए लेकिन कौन सी, बिना बोझ की। बोझ बढ़ा के क्या फायदा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, 62, इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति जो संवेगी अनुक्रिया है वो निम्न में से किसका परिणाम है। तो देखो मैच्योरिटी का तो होगा नहीं, लर्निंग यानी सीखने का भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। एडजस्टमेंट, देखो लर्निंग में मैच्योरिटी आ जाएगी, मैंने बोला मतलब क्या कि लर्निंग के लिए ना मैच्योरिटी क्या है, एक तरीके से प्री रिक्विसाइट है, यानी पूर्व शर्त है, बिना मैच्योरिटी के लर्निंग पॉसिबल नहीं होती, तो इन दोनों में नहीं आएगा। एडजस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब हम तो मैच्योर बिहेवियर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड सेंसरी परसेप्शन, यानी कि वर्धित इंद्रिय बोध। जो हम एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू अपने आँख से, कान से, त्वचा से, है ना, स्वाद इंद्रिय से जो बोध करते हैं, परसेप्शन करते हैं, अवधारणा बनाते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं, उसकी वजह से हमारा इमोशनल एक तरीके से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 62 का क्या हो गया, 4th ऑप्शन हो गया, है ना। 63rd आ जाते हैं 63 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि वाइस प्रिंसिपल वाले भी एग्जाम में था आई थिंक,
तो ये सिंपल सा बात है यार, देखो क्या पूछ रहा है कि हेरिडिटी का डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि नर्चर और नेचर। नर्चर का मतलब हो गया एनवायरनमेंट और नेचर का मतलब हो गया हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता तथा वातावरण। दोनों का इक्वल प्रभाव रहता है अगर हम कंज्यूम करें थॉट को तो बच्चों के विकास पे। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई हेरिडिटी का क्या है, तो सही विकल्प क्या आ जाएगा, इट डिटरमाइंस हाउ फॉर वी कैन गो। यानी कि हम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट लेंगे नहीं। मैंने हमेशा आपको शुरू से बोला हुआ है, पिछले 6 साल से बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप कभी भी निरपेक्ष कथन को सही नहीं मानेंगे। सापेक्ष कथन हमेशा सही होते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। जो केवल एक की बात करता है या बहुत डोमिनेट करता है वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, इट डिटरमाइंस हाउ फॉर वी कैन गो, यानी यह है इस बात को तय करता है कि हम कितना दूर तक कहाँ तक डेवलप हो सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही में एनवायरनमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा तो वो आपकी गति को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरिस्ट कहते हैं ना जेबी वाटसन कि भाई 1 दर्जन बच्चा स्वास्थ्य शरीर का दे दो मानसिकता का, तो हम उसको कुछ भी बना सकते हैं, भिखारी भी बना सकते हैं, इंजीनियर भी बना सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, कुछ भी। तो ये कैसे बना सकते हैं, एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट का भी रोल है और हेरिडिटी का भी, हम कोई एक साइड लेके नहीं चलेंगे। 64 इसमें मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही एक तरीके से रिकॉग्निशन बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए। सेंसरी मोटर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस कितनी बारी मैंने आपको बताया हुआ, सबको पता ही है पहले से ही। प्री ऑपरेशनल में क्या आ जाएगा, ईगोसेंट्रिज्म आ जाएगा, अहम केंद्रितता आ जाएगी। ठीक है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाएगा आपका, इसमें से देखा जाएगा अगर तो क्या, रिवर्सिबल थिंकिंग है ना, रिवर्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, प्रतिवर्तीयता, या एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं क्या, विपर्ययी चिंतन इसमें लिखा हुआ है, तो वो आ जाएगा। और फॉर्मल ऑपरेशनल में डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट ऑप्शन। इसमें सेकंड थोड़ा ज़्यादा कलर हो गया, सेकंड नहीं लेना है, 1 ही लेना है, इंग्लिश की तरफ देख लो आप। ठीक है, 65 देखते हैं। 65 क्या है भाई, व्हाट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड एज अ रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो इस क्वेश्चन को लेकर बहुत डिबेट्स हो रहे हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, बच्चे भी, मेरे को बहुत बड़ी कई बच्चों के मैसेजेस आ गए कि सर इसमें आंसर की में लोग बता रहे हैं ये है वो है। मेरे दिमाग से अगर चलोगे तो मैंने जो पढ़ा है और जो मैंने पढ़ाया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टीचिंग मेथड होता है वो एक तरीके से होता है चैलेंजिंग मेथड, साइंटिफिक मेथड, जिसमें कि बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जिसमें होता क्या, देखो कि भाई टीचर का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। टीचर बच्चों को असिस्ट करता है, गाइड करता है। टीचर बच्चे के सामने एक चैलेंज क्रिएट करता है। चैलेंज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्टिमुलस या प्रॉब्लम। तो टीचर एक समस्यात्मक स्थिति पैदा करता है, बच्चों को एक सिचुएशन देता है प्रॉब्लमेटिक, और उस सिचुएशन का हल ढूंढने के लिए बच्चों को कहा जाता है। बच्चे उसका हल खुद ढूंढते हैं, उसके बारे में खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद उसको जो है एक तरीके से हम कहते हैं ना डेटा कलेक्शन का काम, या हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए वो डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से। उसके लिए वो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, तमाम तरीके हैं उनके पास। ठीक है, लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, लैब का यूज़ कर सकते हैं, टीचर की मदद ले सकते हैं, सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। फिर उसको वो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और उससे वो सही हल ढूंढ पाते हैं। इसमें टीचर की भूमिका लगातार आती रहती है। तो पहला, कई लोग बता रहे हैं कि आंसर में नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। फिर भी ये क्वेश्चन देखते हैं केवीएस की तरफ से क्या आता है। तो पहला इसका रोल होगा टीचर का, क्रिएटिंग प्रॉब्लम सिचुएशन। दूसरा, असिस्ट स्टूडेंट इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को समझने, परिभाषित करने तक कहने के में विद्यार्थी की सहायता करना, बिल्कुल ठीक है, होगा। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना, यानी असिस्ट स्टूडेंट इन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, से भी ठीक है। और चौथा देखो, क्रिएट फियर फ्री एटमॉस्फेयर इन द क्लास। ये तो नॉर्मली रोल है टीचर का। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें टीचर को फियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए, मुझे बताओ तो भाई। ऐसा कौन सा मेथड आप सजेस्ट करोगे टीचिंग का जिसमें आप कहोगे कि नहीं टीचर को उसमें भय बना के रखना चाहिए कक्षा में। भाई लेक्चर मेथड होगा तो भी भय वाला वातावरण थोड़ी ना ठीक है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछा गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में स्पेसिफिक जो टीचर्स के रोल है उसमें ऊपर के तीनों रोल आने चाहिए, फोर्थ नहीं आना चाहिए। हालांकि इन जनरल देखोगे तो फोर्थ भी सही है, वो भी टीचर का रोल है। टीचर को कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाना चाहिए, उस हिसाब से तो ये ठीक है जनरल सेंस में। लेकिन चूंकि पहला भी ठीक है तो मेरे हिसाब से जाओगे तो 1 और 4 में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। मैं प्रेफर करूंगा 1 को, बड़े स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। कारण उसका यही है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि इंक्वायरी बेस्ड मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। इसमें बच्चे इतने सक्षम नहीं कि वो खुद से समस्या का चयन कर लेंगे, और कर लेंगे तो फिर तो वो चैलेंजिंग समस्या होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं है। ठीक है, तो टीचर की भूमिका उसमें रहती है। 66, What types of efforts are needed to be made in learning of mathematics in early primary years, that is up to class 4th? मतलब कि किस प्रकार के प्रयास करने की जरूरत है कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु हमें। तो हम क्या देखेंगे इसमें, देखो डायग्नोस्टिक लर्निंग इन डिफिकल्टीज हो गया, प्रोवाइडिंग इनरिचमेंट प्रोग्राम्स, यही सही होगा। सीधा आंसर पे आते हैं।
दूसरा विकल्प इसका सही है। देखो, एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करना, ये बेसिकली जो एक तरीके से किंडरगार्टन पद्धति है ना सिखाने की, जिसमें कि हम रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स पे काम करते हैं, तो उसमें बेसिकली एनरिचमेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, जिसमें बच्चों के सामने नेचुरल इन्वायरमेंट पैदा किया जाता है और बच्चा खेल कूद के माध्यम से तमाम तरीके के संसाधनों के साथ डील करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए विषयों की जानकारी ग्रहण करता है। उसमें बहुत फॉर्मल टीचिंग पे फोकस नहीं किया जाता है। 67, अ टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ ही और सी यूजेस गुड इंस्ट्रक्शनल एड। एकदम ठीक आंसर है यही। अगला देख लेते हैं। वैसे ही सी हेल्प स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, ये भी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन टीचर की इफेक्टिविटी की बात कर रहा है। टीचर और ज़्यादा प्रभावी कैसे बन सकता है? तो अगर वो अपने संसाधन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा, शिक्षण सामग्री का प्रयोग बेहतर तरीके से करेगा, बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखकर करेगा, कक्षा की जो संरचना है इंक्लूसिव क्लास है तो इंक्लूसिव के हिसाब से मल्टीपल टीचिंग एड्स चाहिए होंगे, विविधतापूर्ण शिक्षण सामग्री चाहिए होगी, सह सामग्री चाहिए होगी, उसको ध्यान रख के करेगा तो उसकी टीचिंग क्या हो जाएगी? इफेक्टिव हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? एक, है ना। बाकी आंसर इसमें नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग? 68 पूछ रहा है। ट्यूटोरियल है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशंस हैं। जैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन तो हो गई, ट्यूटोरियल भी देखो मैंने आपको खुद ही ऑनलाइन कम से कम पढ़ाया हुआ इतने बच्चों को हम लोगों ने, तो वो भी है ऑनलाइन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का पार्ट। मॉडलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स, ये भी है चौथा भी। मॉडलिंग यानी अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपने पढ़ा होगा, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, उसको हम लर्निंग थ्रू मॉडल्स भी कहते हैं। वहाँ पे हम किसी व्यक्ति को मॉडल के रूप में अपनाते हैं, किसी चरित्र को, किसी कैरेक्टर को, किसी लाइव पर्सन को या किसी सिंबॉलिक पर्सन को, यानी कि किसी कैरेक्टर को, और उससे ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर से सीखते हैं। तो वो इसमें आंसर होना चाहिए तीसरा। 69, द बेस्ट वे टू हैंडल अ रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टूडेंट वुड बी। सबसे बढ़िया तरीका, बच्चे के द्वारा गलत जवाब अगर दिया जाता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए उसको हैंडल करने का? ऑप्शन 4 इसमें सही आंसर होगा। देखो क्या है उसमें, टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव आंसर। थॉर्नडाइक बाबा ने क्या कहा था? थॉर्नडाइक बाबा ने यही कहा था कि भैया कक्षा में जो गलतियां बच्चा करता है उसको सामान्य प्रक्रिया मानना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, है ना, नेचुरली उसको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड उन्होंने दिया। बच्चा पहली बारी करेगा ज़्यादा गलतियां करेगा, दूसरी बारी करेगा थोड़ा कम करेगा, तीसरी चौथी पांचवी छठी बारी करते करते गलतियां कम होती जाएंगी और एक ही बार में सही रिस्पांस देने लग जाएगा। तो अगर गलत करता है तो आप उसको मौका ही तो दे सकते हो, और क्या कर सकते हो, आप उसको पनिश थोड़े ना करोगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। किसकी तरफ से? बाबा थॉर्नडाइक के हिसाब से, और बाकी सबके हिसाब से भी, है ना। 4th हो गया। 70 लास्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड टेक्स अ फेवरेट बुक एंड रीटेल्स द स्टोरी ऑफन बाय यूजिंग पिक्चर्स एज क्यूज। एक बच्चा है वो अपनी मनपसंद किताब लेता है और चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग करके, मतलब हिंट के रूप में, क्यूज का मतलब हो गया हिंट के रूप में, सुराग, जैसे पुलिस सुराग के आधार पर पकड़ लेती है ना अपराधी को, वैसे ही उपयोग करके इसकी कहानी को फिर से कहता है, रीटेल करता है स्टोरी को। तो आप सबने पढ़ा होगा कॉग्निटिव, जब हमने पढ़ा था लर्निंग डोमेन्स या लर्निंग डायमेंशंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, तो उसमें हमने कॉग्निटिव में क्या पढ़ा था? पहला नॉलेज, जो कि रिकॉग्निशन एंड रिकॉलिंग बेस्ड होता है, याददाश्त पर आधारित होता है, प्रत्यास्मरण या प्रत्यभिज्ञान पर आधारित होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में ही रिटेलिंग की बात आती है, कॉम्प्रिहेंशन में ही कहीं ना कहीं अपने शब्दों में बयान करने की बात आती है। तो कहीं ना कहीं ये हायर स्किल हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्किल नहीं रह गई, है ना, अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व हो गया इसमें, कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व हो गया। तो हम इसमें क्या मानेंगे? देखो, इसको नैरेटिव मानेंगे, सिंथेटिक अवेयरनेस ग्रामेटिकल हो जाती है, आपको पता है, इमर्जेंट रीडिंग है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हो जाती है, एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड। जैसे कैट है तो कैट को हम सिखाएंगे बच्चे को क, ए, ट, ये 3 साउंड्स उसके अंदर आ जाएंगे, तो इनको हम कहते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस या फोनिम्स, जिसको आप कहते हो ना, हिंदी में स्वनिम कहते हैं। तो इसका बोध, तो ये स्वानिकी बोध होगा नहीं। कुछ बच्चों ने कहा कि जी उस वाले वीडियो में इसका आंसर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बता रहे हैं, आप मुझे ये बता रहे हो, तो इसलिए मैंने फिर ये फाइनली आंसर की बनाना उचित समझा। हालांकि मैं पहले रेसिस्ट कर रहा था कि हम आंसर की नहीं बनाएंगे, हम 24 को ही आपसे बात करेंगे सीधा सीधा, लेकिन जब इस तरीके के डाउट्स आने लगे, मैंने आंसर सही बताया, बच्चों ने कहा जी ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसका होना देखो चाहिए नैरेटिव मेरे हिसाब से। बाकी फिर भी स्कोप तो देखो 1-2 क्वेश्चन का रहेगा, और पहली बार में तो केवीएस भी पूरे सही आंसर देगा नहीं, आपको कहेगा कि ये 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप अपने आंसर चैलेंज कर सकते हो। तो आपको भी अगर कहीं उत्तर में कहीं समस्या लगती है, कृपया उसे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, है ना। और अगले वीडियो का इंतजार करें। साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी व्याख्या सही लगी है, प्रश्नों की जो आपको कल अगर पेपर है मदद कर सकती है या आगे के पेपर में मदद कर सकती है, तो कृपया मुझे इसकी जानकारी जरूर दें कमेंट के माध्यम से, ताकि इस तरीके के प्रयास में आगे भी करूं। अन्यथा मैं भी क्या करूं, सीधे आंसर की बताऊं, आगे बढ़ जाऊं। ठीक, और ये वीडियो जो है जो बन गया 28 मिनट 53 सेकंड का, वो बन जाता कितने का? 8 मिनट 52 सेकंड का। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।